रघु ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा। कार एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक अंधेरा जाल बना रही थी। वहीं पीछे की सीट पर बैठी 10 साल की आर्या खिड़की के बाहर झांक रही थी। पापा, ये गांव इतना चुप क्यों है? यहाँ लोग रहते भी हैं या नहीं? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव शांत है बेटा, हमें थोड़ी शांति ही तो चाहिए थी। तभी माया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये रास्ते कुछ अजीब से नहीं लग रहे हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रघु ने मुस्कुराकर माया की बात टाल दी, लेकिन दिल ही दिल में वो भी बेचैन था। कुछ ही देर में वो लोग एक घर के सामने खड़े थे, जिसकी ऊंची ऊंची छतें, पुरानी खिड़कियां और काले लकड़ी के दरवाजे थे। बाहर से देखने पर यह घर जैसे एक पुरानी हवेली की तरह लग रहा था। तभी आर्या ने घर को देखते हुए कहा, पापा, ये घर तो डरावनी कहानियों वाले घर जैसा है। माया ने उसे तुरंत टोका और कहा, चुप, बच्ची है तू अभी, डरावना कुछ नहीं होता। ये घर अच्छा है, बस थोड़ा सा पुराना है। रघु ने गाड़ी से सामान उतारते हुए एक गहरी सांस ली। हमें यही तो चाहिए था, नया घर, नई शुरुआत। लेकिन जैसे ही रघु ने दरवाजे पर हाथ रखा, तो दरवाजे की लकड़ी से एक ठंडी सी लहर उसकी उंगलियों से होते हुए उसके शरीर में पहुंच गई। रघु ने जल्दी से वहां से हाथ उठाया और खुद से कहा, शायद लकड़ी गीली होगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अंदर पहुंचते ही एक सीलन भरी गंध ने उन सबका स्वागत किया। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ था और छत से लटके पंखे जैसे सदियों से रुके हुए हों। माया ने चारों ओर देखा और कहा, इतना बड़ा घर, लेकिन कितना सुनसान है। तभी आर्या ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा, वहाँ देखो, दीवार पर दाग है, लाल रंग का। दीवार पर वाकई लाल कलर का धब्बा था, और वो धब्बा किसी के खून का था। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे पेंट का दाग होगा बेटा, कल रंग रोगन करवा देंगे। लेकिन माया की आंखें उस धब्बे पर टिकी रह गई, जैसे उसे उस धब्बे में कुछ और दिखाई दे रहा हो। रात को सभी ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रघु थका हुआ था, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रघु को घर की खामोशी किसी दबे हुए राज की तरह चुभ रही थी। करीब आधी रात को रघु को किसी की सीढ़ियों पर चलने की आवाज आती है। रघु ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बजे थे। इतनी रात को नए घर में कौन हो सकता है? रघु उठा और बाहर जाकर देखा तो सीढ़ियों पर सिर्फ अंधेरा था। रघु ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ मारी तो वहां कुछ नहीं था। वो वापस अपने कमरे में लौटने ही वाला था कि अचानक सीढ़ियों की आखिरी वाली सीढ़ी पर गीले पैरों के निशान चमक उठे। रघु चौंका, उसने टॉर्च लगाई तो वो निशान गायब थे। रघु ने सोचते हुए कहा, ये क्या था? ये सस्ता या फिर पता नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। रघु ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब रघु जागा तो उसे लगा जैसे रात का सब कुछ एक सपना था। सीढ़ियों पर कोई निशान नहीं था, कमरा भी सामान्य लग रहा था। तभी माया ने रसोई से आवाज दी, रघु, मुझे ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। रात को मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है। रघु हंसते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटी डरपोक हो। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस नया घर है, हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। रघु ने ये सब बोल तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके शब्द खुद ही उसके सीने में भारी लग रहे थे। एक दिन आर्या घर के एक बड़े से हॉल में अकेली खेल रही थी। वो एक छोटी सी गुड़िया को लेकर सीढ़ियों के पास बैठी थी। अचानक वो जोर से हंस पड़ी
पापा, पापा, ये देखो अंकल कितने फनी हैं। रघु ने चौंकते हुए कहा। कौन अंकल बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। आर्या ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खड़े हैं ना वहाँ, अभी अभी मुझे हाथ हिला कर गए। रघु ने जैसे ही ऊपर देखा, सीढ़ियां खाली थी, वहां पर कोई नहीं था। रघु ने आर्या से कहा। बस करो बेटा, वहां पर कोई नहीं है। अब आर्या की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वो अब सीढ़ियों की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। रात को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो तभी अचानक दीवार पर एक आदमी की छाया दिखी, लेकिन कमरे के अंदर रघु के अलावा कोई और मर्द नहीं था। जैसे ही माया की नजर उस परछाई पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माया ने जैसे ही रघु की तरफ देखा और दोबारा उस दीवार की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी माया ने रघु से कहा। रघु, मुझे ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है ये घर हमें स्वीकार नहीं कर रहा है। रघु कुछ बोल ही रहा था कि अचानक धीरे से आर्या ने कहा। पापा, वो सीढ़ियों पर खड़ा है, हमें देख रहा है। रघु ने तुरंत सीढ़ियों की तरफ नजर डाली तो वह सिर्फ अंधेरा था। अब हर रात वही डर और हर सुबह गायब सबूत। लेकिन डर अब धीरे धीरे उनकी रूह तक उतर चुका था, क्योंकि ये घर अब उन्हें अपना शिकार बना चुका था। रघु को हवेली में आए कई दिन हो चुके थे और हर दिन एक नया डर, एक नई बेचैनी उसके सामने खड़ी हो जाती थी। मगर आज जो रघु के साथ होने वाला था वो रघु ने सपने में भी नहीं सोचा था। रात का समय था। रात के करीब 10 बज चुके थे। रघु अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसे लगा जैसे दीवार के पीछे कोई धीरे धीरे खरोंच रहा हो। रघु ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन वो आवाज जैसे जैसे बढ़ने लगी तो रघु को लगा जैसे वो आवाज और उसके करीब आ रही हो। रघु ने ध्यान से सुना तो महसूस हुआ कि ये आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। रघु दीवार के पास जाता है और कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगता है। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी। मेरी मदद करो रघु, वो आवाज सुन रघु का पूरा शरीर कांप उठा। वो आवाज किसी इंसान के जैसी लग रही थी। रघु ने जैसे ही उस दीवार पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि उस दीवार के अंदर किसी इंसान की तरह एक दिल धड़क रहा था। रघु ने डरते हुए कहा। कौन है? कौन है वहां? कोई है क्या? मगर जवाब में उसे सिर्फ सिसकियां मिली। रघु ने हिम्मत जुटाई और एक हथौड़ा लेकर उस दीवार को ठोकने लगा। तभी दीवार से मिट्टी गिरी और एक छोटा सा छेद खुल गया। रघु ने उस छेद के अंदर झांक कर देखा तो उस छेद में एकदम गुम अंधेरा था और उस दीवार से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस उस दीवार के अंदर कई सालों से दबा हो। रघु ने टॉर्च चलाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दीवार के अंदर एक और छोटा सा अंधेरा कमरा था, जिसकी दीवारों पर जंजीरों से बंधे खून से सने कपड़े, बच्चों के खिलौने और एक छोटी सी मटकी रखी थी जो किसी लाल धागे से बंधी हुई थी। रघु ने वो दीवार तोड़ी और कमरे के अंदर घुस गए। रघु ने जैसे ही अंदर जाकर टॉर्च चलाई तभी अचानक से किसी की जोरदार चीखने की आवाज आई। रघु डर के मारे जमीन पर गिर गया और तभी
कुछ टूटने की आवाज आई। रघु ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो पता चला कि जो मटकी लाल धागे से बंधी हुई थी वो रघु के हाथ लगने से अब टूट चुकी है। रघु इससे पहले कुछ सोच पाता कि अचानक उस कमरे से दो हाथ बाहर निकलने लगे जो दीवार फाड़कर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रघु ने तुरंत छलांग लगाई और उस कमरे से बाहर निकल आया। जो मटकी रघु के हाथ से टूटी वो कोई मामूली मटकी नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों आत्माएं कैद थी जो अब मटकी टूटते ही आजाद हो चुकी थी। उस कमरे में जाना रघु की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी ही जान को नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली की जान को खतरे में डाल दिया था। रघु डरते डरते दौड़ता हुआ माया के कमरे की तरफ भागा। माया, माया, माया। रघु की आवाज सुनकर माया भी जल्दी से बाहर आई। रघु ने डरते हुए स्वर में कहा, माया, आर्या कहाँ है? माया ने जवाब दिया, वो कमरे में है। क्यों, क्या बात है? तभी रघु ने कहा, माया जल्दी से आर्या को लेकर आओ, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, ये घर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। माया जल्दी से आर्या को लेने कमरे की तरफ गई, लेकिन आर्या अब अपने कमरे में नहीं थे। माया कमरे में चारों तरफ आर्या को ढूंढने लगी, लेकिन आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में रघु वहां पर पहुंचा और दोनों मिलकर अलग अलग कमरों में आर्या को ढूंढने लगे। रघु उसे अलग अलग कमरे में ढूंढ रहा था, तभी अचानक बाहर से माया के चीखने की आवाज आई। रघु चीख सुनते ही बाहर की तरफ दौड़ा। ये क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? आर्या मिली क्या? माया ने ऊपर की ओर इशारा किया। रघु ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आर्या उस घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर की चोटी पर खड़ी थी और उसके पीछे बहुत सारी परछाइयां थी। ये देख रघु और माया बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी रघु दौड़कर कमरे के अंदर जाता है और सीढ़ियों से होता हुआ टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां आर्या खड़ी थी। रघु जैसे ही आर्या के पास पहुंचा तभी एक जोरदार हवा चली और आर्या का पैर फिसल गया। आर्या जैसे ही नीचे गिरने लगी तभी रघु ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रघु ने धीरे धीरे आर्या को ऊपर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन वो परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी। तभी घर की दीवारें हिलने लगती हैं। रघु ने जल्दी से आर्या को अपनी गोद में उठाया और वहां से भागने लगा। रघु जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके पीछे पीछे वो दीवार गिरती जा रही थी। रघु आगे आगे और परछाइयां उसके पीछे पीछे आ रही थी। रघु जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था वो सीढ़ियां अपने आप टूट रही थी और दरवाजे बंद हो रहे थे। वो परछाइयां अब तेजी से रघु की तरफ आ रही थी। तभी रघु ने माया को आवाज लगाई, माया जल्दी दरवाजा बंद करो। माया जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी और उसे बंद करने लगी। जैसे ही परछाइयां रघु को पकड़ने वाली होती हैं, रघु एक जोरदार छलांग लगाता है और दरवाजे के बाहर आ गिरता है। माया भी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। रघु और आर्या दोनों जमीन पर पड़े थे। माया ने आर्या को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। रघु भी खड़ा हुआ और तीनों राहत की सांस लेने लगे। तभी रघु हाँफते हुए बोला, चलो माया, इस घर से बहुत दूर जाना है जहां ये परछाइयां हम तक ना पहुंच सके। अब इस घर की तरफ कभी मुड़कर मत देखना माया, चलो यहां से। रघु और माया उस हवेली से बचकर वापस आ गए और उस हवेली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये घर आज भी वीरान था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।